नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक। जी हाँ, अभी मैं संविधान के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया के पास मौजूद था। जी हाँ, श्री राम कॉलेज में मैं विभाग अध्यक्ष रवि गौतम से बातचीत कर रहा था कि मीडिया के प्रारूप को आज किस तरीके से बनाया जा रहा है। शोर मचाकर खबरें बताना और कई तरीके से किसी एक राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए कार्य करना, उस पर मैं बातचीत कर रहा था और उन्होंने बड़ी बेबाकी से बातचीत की। वहां एक छात्रा भी थी जिसने अपने कॉलेज का, अपने विभाग का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उससे भी मैंने बातचीत की थी। जी हाँ, वो टॉपर ऑफ द टॉपर यानी कि यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों में अव्वल रही है और 94% मार्क्स उसने किसी छोटी मोटी क्लास में नहीं साहब, जी हाँ, स्नातक एमजे में हासिल किए हैं। बहुत बड़ी बात है और मुझे गर्व हुआ कि एक भारत की और हमारे प्रदेश की मुजफ्फरनगर की बेटी आगे बढ़ रही है। लेकिन जब मैं उधर से गुजर रहा था तो यहां रास्ते में राघव लीगल सॉल्यूशन के नाम से एक कोचिंग सेंटर है जो हमारे गुरु का है और मुझे लगा कि यार यहां भी पहुंचना चाहिए और जो छात्र हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। आप कह देते हैं कि मैं लंबी बातचीत करता हूं, मेरी आदत है कि तब तक मैं आपको पूरी बात ना समझा दूं मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। तो पूरी बात यह है कि साहब इनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आगे चलकर जो ये, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं बार संघ का रजिस्टर्ड मेंबर हूं, कि इनके अंदर एक तानाशाही रवैया आ जाता है। माफ कीजिएगा, शब्द थोड़ा तीखा है, लेकिन ये क्या उसी तरीके से बनेंगे कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करना, वकीलों पर कंटेम्प्ट लिख देना थोड़ी सी बात होते ही, बार और बेंच के संबंधों को सही से ना चलना, और क्या क्या योजनाएं इनकी है, बातचीत करते हैं। हमारे साथ महिला शक्ति पूजा एडवोकेट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम खड़ी हो जाएंगे आप। मैं, जैसे आपने सुना मैं क्या बता रहा था, इधर आ जाएं आप, इधर आ जाएं सामने। मैं इसीलिए आया हूं कि जिस तरीके से आपका सिलेक्शन, मैं आशा करता हूं बहुत जल्द होगा, सिलेक्शन हो गया, आप मजिस्ट्रेट बन गई, उसके बाद देखा जाता है जब तक आप ट्रेनिंग करते हैं तब तक तो आपका व्यवहार नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद एक अजीब सा तीखापन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सब में तो नहीं होता, बहुत में होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, क्योंकि एक जो न्यायाधीश होगा वो पहले एक एडवोकेट ही होगा। उसे उस एडवोकेट की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी प्रॉब्लम भी फेस करके उसे अच्छा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना। मुझे ये देखा जाता है कि आप यहां पढ़ रही हैं लेकिन कचहरी में आप गई नहीं, उस संघर्ष को आपने जांचा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं बहुत नजदीक से, और आप यहाँ कोचिंग से आई, आपने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। आपको तो नहीं पता है कि मैं एक एडवोकेट हूं, मेरी समस्या है क्या है। उसके बाद आपके अंदर कई तरह की कमियां देखी जा सकती हैं। मैं प्रहार कर रहा हूं सीधा सीधा उस सिस्टम पर। तो क्या इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इसके लिए प्रैक्टिकल है, हमें जाकर देखना चाहिए, नहीं कचहरी में भी सबके व्यवहार से वाकिफ होना चाहिए। ये नहीं कि सिलेक्शन हो गया हमारा, हम उस बीच घर पे ही बैठे हुए हैं। वो हमें टाइम मिलता है बीच में, उससे हमें कचहरी के व्यवहार को देखकर सब ये जानना चाहिए। छोटी छोटी बात, एक अधिवक्ता क्या परेशानी महसूस करता है, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये सब कुछ एक न्यायाधीश को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलिए आता हूं आपके पास। सिस्टर खड़ी हो जाएंगे आप? आपका क्या नाम है? दीपिका पाल। दीपिका, कब की थी लो आपने? मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि अभी से एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर के। लॉ कर रही है यानी बीएलएलबी करी है, एलएलबी कर रही है? एलएलबी। एलएलबी, तो यानी ग्रेजुएशन आप कर चुकी हैं, आपकी सोच परिपक्व है। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से फिलहाल चल रहा है, लॉ के छात्र जो कि कॉलेज जाना पसंद नहीं करते, लेक्चर देना पसंद नहीं करते, उन्हें तो फिर उनके अंदर वो नॉलेज कैसे आएगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे सर, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना नॉलेज के कुछ हो नहीं सकता है, तो आप सिर्फ डिग्री पा के बैठने का कोई मतलब भी नहीं है। तो लॉ में जब तक अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ाने वाले होंगे तब तक कोई मतलब नहीं है लॉ का। में? बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आप कितनी देर तक किन किताबों को पढ़ती हैं, मतलब जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और भी बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो उनमें क्या आप पढ़ना ज्यादा पसंद? सबको आईपीसी पसंद है, मुझे भी आईपीसी पढ़ना पसंद है। आईपीसी, मैं अभी एक भाई से बात कर रहा था अभी जब ऑफ कैमरा, मैं कह रहा था कि आईपीसी 1860 की चली आ रही है, हम उसे ढो रहे हैं। बदलाव नहीं होना चाहिए? उसमें ऐसी बहुत कुछ ही कमियां हैं जिनको सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। वो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारी कमियां हैं।
कमियां ऐसी हैं जिनको सिर्फ पॉलिटिशियन को बचाने के लिए की गई हैं, और कोई कमी नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस को की जो हमारे लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव में हमारी पावर जाए, उनको अगर कट के बाहर फेंकेंगे ना, तो आपको आईपीसी बहुत सॉलिड आपको दिखेगी। सिर्फ वो कमियां बनाई गई हैं कि जैसे आप हमारे पॉलिटिशियन बच सकें, और कोई कमी नहीं है। चलिए, आपकी जो बोलने का तरीका है फर्स्ट सेमेस्टर नहीं लग रहा है, आप अच्छी खासी लग रहा है कि अच्छा बोल लेती हैं आप। हम आशा करेंगे आप इसी तरीके से बोलती रहें। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आप? दिव्यांशी त्यागी। कभी मीडिया से बातचीत की है? नहीं। पहली बार करें, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मीडिया कर्मी भी ऐसा वैसा नहीं है, आपके सामने बेबाक बोलने वाला मीडिया कर्मी है। तो मेरा बेबाक सवाल, लड़कियां जैसे जैसे लॉ की तरफ जा रही हैं, तो और इससे कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण समझ में आ जाएगा, तो लड़कियां जिस तरीके से पढ़ रही हैं उससे कितना फायदा हमारे समाज को? बहुत फायदा होगा। चलिए, आपने क्या सोचा है, आप क्या फायदा करेंगे आगे चल? मैं। सोच बनाए हैं, ऐसी बनाएंगे आप? हाँ जी। कि ताकि अपने समाज का। हमारे साथ हिजाब गर्ल, इस पर तो काफी विवाद चल रहा है। ये कहा जाता है कि जिस तरीके से अभी तो चलिए यूक्रेन और रसिया वॉर ने इसे खत्म कर दिया है, हिजाब को लेकर के बहुत सारी बातचीत हुई। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, ये बातचीत मुझे नहीं करनी थी, लेकिन हमारा संविधान अधिकार देता है और आप लॉ की छात्रा हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो मतलब हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कहते हैं कि धर्म का पालन करो। अदरवाइज़ ये है कि अगर मतलब आपका जो वैसे मोमडन लॉ है, उसमें भी मतलब हिजाब के बारे में प्रावधान है, कुरान में है कि अपना सर ढक के रखो, ये है, वो है, इस तरीके का। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुद्दा बना लो हिजाब को। ये तो अपनी एक राजनीति है। राजनीति है और मीडिया का भी कहीं ना कहीं अहम रोल जी, रहा है। जी, हाँ, बिल्कुल। चलिए, आप इसी तरीके से हिजाब या जो भी आपकी स्वतंत्रता है उसमें बढ़ती रहें, और आशा करेंगे जल्द से जल्द आप मजिस्ट्रेट या जो भी आप बनना चाहती हैं वो बने। आपका क्या नाम है? रश्मि कश्यप। रश्मि कश्यप। यहाँ छात्राओं की संख्या ज्यादा है, तो जो ये छात्राएं हैं इनके अंदर अगर संघर्ष की एक जो आदत है वो नहीं होगी, तो तब तक कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे ही भाग जाएगा। तो इन्हें किस तरीके से अपने अंदर वो जो संघर्ष, एक जो डर समाज में रहता है कि मैं महिला हूं, वो किस तरीके से निकालना चाहिए? वो तो स्टडी करके पढ़ के ही मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। आपने अभी तक कितना पढ़ लिया? जितना पढ़ा है उसके बेस पे यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। नहीं, मतलब अभी तक की क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एलएलबी पास आउट हूँ 2015। 2015 में? तो यानी कि आप तो 7 साल यानी कि सरकारी वकील बनने के योग्य हो गए होंगे अभी। हाँ जी। सरकारी वकीलों में ये देखा जाता है कि केस की जो केस है उसकी पैरवी करने में लचरता रहती है। अगर आपको सरकारी वकील बना दिया जाए तब आप किस तरीके से सुधार? हमारी न्यायपालिका बहुत भ्रष्ट हो रही है तो वो तो सिस्टम हमें ही सुधारना पड़ेगा। हंसते हुए जरूर जवाब दिया है, लेकिन जवाब सच्चा है। हो सकता है कि साहब जो लोग देख रहे हैं, हालांकि आवाज उतनी ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप बढ़ाएंगे। बात बहुत तीखी जरूर है, लेकिन सच है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी हाँ, किसी गवाह की गवाही ना होना भी, ये भी भ्रष्टाचार में। और सरकारी वकील, भैया मैं कचहरी में रहता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अब छात्रों के पास चलते हैं। जी दोस्त, नई उम्र के छात्र, क्या नाम है आपका? सागर गांधी। खड़े हो जाएं गांधी जी। टाइटल आपके जो क्या बोलते हैं उसके नाम, सरनेम जो है गांधी है। तो गांधी जी ने तो हमारे देश की आजादी से लेकर और आज तक बहुत सारे मूल्य दिए हैं, आज उन मूल्यों को रोंदा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जो भी हम जैसे मूल्यों को रोधा जा रहा है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा हो रहा है, ये खाली न्यायपालिका के कर्तव्य उसमें नहीं है। इस सब में जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि वो सब भ्रष्टाचार को रोके। क्यों लोग सरकारी कर्मचारियों को, सारी सरकारी अधिकारियों को अपने काम को जल्दी करवाने के लिए रिश्वत देते हैं? क्यों? हमें तो इसका कारण जानना होगा कि ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है। सरकारें योजनाएं चला रही हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, महिला सशक्तिकरण योजनाएं चला रही हैं, और महिलाओं को बढ़ावा दे रही है कि वो भी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो सामान्य जनता का कानून के प्रति जागरूक ना होना। हमारे देश की जो भी जनता है उसको अपने ना तो संविधान के बारे में कुछ ज्ञान है, ना ही उसको अपने संविधान द्वारा दिए गए अपने कर्तव्यों का और ना ही अधिकारों का। यही एक मूल कारण है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, और सरकारी अधिकारी उस ज्ञान का गलत फायदा उठा के उनसे नाजायज उगाही करवाते हैं।
ये होता है युवा छात्रों से बात करने का नतीजा। जो इन्होंने कहा है ना, उसमें 100% सच्चाई है कि हमें अपने संवैधानिक मूल्यों का नहीं पता है। जैसा कि अभी उस हिजाब वाली लड़की ने साफ तौर पे कहा कि मुझे ये मेरा संविधान अधिकार देता है, उसे अपने अधिकार पता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता हिजाब लगाने से। और जिसको अपने अधिकारों का पता है, तो कोई लड़की अगर जीन्स पहनना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। जब आम लोगों तक ये छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जुडिशियरी में जाएं या वकालत के क्षेत्र में जाएं, जब ये आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे और उन्हें बता देंगे कि आपके संवैधानिक अधिकार ये हैं, तब शायद कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने से भी डरेगा, उनके मूल्यों का, उनके जो अधिकार है उनका हनन करने से भी डरेगा। एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है। दोस्त, न्यायपालिका अपनी धीमी गति के लिए जानी जाती है। अगर आप मजिस्ट्रेट बन गए और कल के दिन फिर तरक्की करते करते एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आशा करेंगे कि आप जल्द बने और जल्द जाएं। तो क्या करेंगे आप? भैया पहली बात तो जैसे कि जुडिशरी में मतलब हम प्रथम सिटी में जैसे जाके मतलब कार्य करना शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि केस को लेकर मतलब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत धीमा होता है। इन चीज़ों को लेकर जो मतलब नई जनरेशन जो जुडिशरी में जाएगी, उसे इस तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए, ताकि चीज़ें दिन प्रतिदिन जो हमारा कानून कहता है उसी सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जैसा हमारा कानून सामान्य से कहता है कि प्रक्रिया जो है जुडिशरी की वो दिन प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस का जाकर कचहरी में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ लोग तो वहाँ पे तारीख बढ़वाने के लिए ही जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो हमारे अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी, वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। काम नहीं करना चाहते, कहना तारीख 3 महीने की दे दी, 4 की दे दी, और जो वहां पे शासकीय अधिवक्ता है या जो अभियोजन पक्ष है वो भी चाहता है कि साहब बढ़े जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस पर ध्यान देंगे? जी जी। और उससे इसी तरफ दूसरी तरफ एक चीज़ हो रहा है कि जो वहाँ पे प्रैक्टिकली रोज देखते हैं, सुरक्षा को लेकर एक बड़ी दिक्कत है। देखते हैं कई जिलों में, हमारे यहाँ खुद मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा हादसा हो गया। विक्की त्यागी थे, बिजनौर का किस्सा है, बिहार है। मतलब आम आदमी की तरह ही जाते हैं अपराधी, अपराध करके निकल आते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। ये सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो युवा जो छात्र हैं उनसे बातचीत करने का मैं चाहूंगा थोड़ा सा और एक बार पहुंचे। राघव, लीगल सॉल्यूशन पर अब बातचीत कर लेते हैं। कोचिंग सेंटर तो है, लेकिन कोचिंग कैसी दे रहा है उस पर भी बात करेंगे, फिर से हम वहीं पहुंचेंगे। आप खड़े हो जाएं। अभी तक आपने क्या कुछ यहाँ पर हासिल किया है, क्या पढ़ा है? मैंने यहाँ से बहुत कुछ हासिल किया है। मतलब ये है कि जब मैं कॉलेज में भी गई थी, मतलब मुझे इस तरीके का मतलब व्यवहार नहीं मिला जिस तरीके का यहाँ पे है। देखिए, ये तो कॉलेज के बारे में बात ना करके मैं चाहूंगा कि चलिए ये सेंटेंस दोबारा ना दोहराओ। मुझे ये बताएं, आपने अभी तक कितने सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़े? मैंने प्रोसीजर लॉ सब कंप्लीट किए हैं यहाँ से, और लोकल लॉ है वो भी किए हैं, जो मौलिक विधि वाले वो भी किए हैं मैंने यहाँ पे। तो अंतरिम जमानत का जो सेक्शन है सीआरपीसी में, वो मुझे जरा 468 438 जो अंतरिम जमानत है सीआरपीसी में दी जाती है। मतलब ये है होता है एंटीसिपेटरी, एक होता है इंटरिम, इन दोनों में अंतर? एंटीसिपेटरी और इंट्रीम। मतलब ये है कि अगर हमारी गिरफ्तारी होने की आशंका है या हम गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उसके लिए मतलब अर्जी वगैरह लगाई जाती है कि हमें गिरफ्तार मत करो, तो हमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाती है उसके लिए। और इंट्रीम के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है। कुछ वक्त दिया जाता है। जी हाँ, कुछ संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में? संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था आर्टिकल 153 में है। जी पूजा जी, इसी में है या कुछ गलत बता रही हैं? जी 152 से ही स्टार्ट है और 153 में एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल की अगर हम बात करें, ये पुराना सिस्टम नहीं है क्या कि अभी राज्यपाल सिर्फ एक स्टैंप की तरह कार्य करता है, कुछ ताकत भी दी गई? नहीं, राज्यपाल को स्टैंप की तरह भी है, लेकिन उसके पास कुछ विशेषाधिकार भी हैं। जी मैं एक अंतिम मेरा सवाल आपसे, आईपीसी में जो एक्सीडेंट जैसे किसी से हो गया और उसके पास डीएलबी है, वो कौन से सेक्शन में आई? जी 279। अगर उसकी वो मर जाता है तब कौन से सेक्शन में लगेगा? मरने के बाद तो वो मर्डर ही होगा ना। मर्डर नहीं होगा वो तो, उसमें जैसे 304 अच्छा 304 वो है ए। ये सेक्शन मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। मेरी आपसे दुश्मनी हुई ऑन कैमरा, ये बात मैं जो कह रहा हूँ साहब एक प्रैक्टिकली तौर पे कह रहा हूँ, और मैंने इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल कर लिया, मेरे पास डीएलबी और मैंने हादसा दिखा दिया, तो क्या इस तरह के सेक्शन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होता है अक्सर। होता है ना?
तो इस तरह के सेक्शन तो ये तो मैंने इसे डायरेक्ट मर्डर कहा, क्योंकि अगर एक आदमी, मुझे पता है कि उसका मोटिव जानबूझकर मारना है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मर्डर ही होगा ना। ये कानून की बारीकियां होती हैं। तो चलिए, राघव लीगल सॉल्यूशन पर हम पहुंचे थे, छात्रों से बात की, छात्राओं से बात की और इन्होंने सवालों के जवाब। मेरा मकसद किसी भी कोचिंग सेंटर में या किसी भी संस्थान में जाकर के छात्रों से बात करने का एक ही है कि छात्र हमारे पास वो ताकत है कि जब वो अपने अधिकारों को, यानी कि हमारे जो एक तरीके से मूल्य हैं, चाहे वो संवैधानिक मूल्य हों, सामाजिक मूल्य हों या धार्मिक मूल्य हों, उनको समझ जाएंगे, तब हमारे देश में परिवर्तन होने लगेगा। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उस पर लगातार मीडिया नजर बनाए हुए है। किसी एक छात्र से मैं बातचीत उसके विषय में भी करना चाहूंगा। मैं यहाँ एक मास्क लगाए हुए दोस्त बैठे हैं, खड़े हो जाएं दोस्त। आप, क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक, आप तो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे ना? जी सर। यूक्रेन और रसिया का वॉर जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे असर डाल रहा है, इसके विषय में क्या टिप्पणी करने? सॉरी सर। तो ये इनका अभी बोलने का मूड नहीं है, और ऐसे ये भी हमारे ही राघव लीगल सॉल्यूशन का हिस्सा है। ये जो ना बोलने की भी एक ताकत होती है। लेकिन यहाँ एक दोस्त है, आप बोलेंगे दोस्त इस पर कुछ? रिपीट कर दीजिए और क्वेश्चन आप। यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, और आपने अंतर्राष्ट्रीय जो एक कानून भी होता है, वो जो पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय लॉ, तो इसका वैश्विक स्तर पर कितना असर पड़ने वाला है? इसका वैसे तो सबसे जो ज़्यादा वो पड़ेगा उस पर, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा इसको, कि जैसे उनकी जो हमारे इंडिया से बहुत लड़के लड़कियां अपनी कोचिंग करने गई हुई हैं, तो जैसे एमबीबीएस करने गए हैं वो वापस आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन में ये जो स्थिति बनी हुई है, तो उसके हिसाब से बहुत लोग अपना रोज़गार खो चुके हैं इस चीज़ में लेके, बच्चे फंसे हुए हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है कि उन्हें वापस लाया जाए। तो वैसे तो सब इकोनॉमिक पे भी वो पड़े असर इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात। अंतर्राष्ट्रीय लॉ भी पढ़ाया जाता है जिसके अंदर वैश्विक समुदाय के बारे में बताया जाता है। तो मैंने इसलिए अंतिम सवाल किया था क्योंकि इस समय चल भी रहा है, यहाँ छात्रों से लगातार मैंने बातचीत की और अच्छा लगा सभी ने जिस तरीके से जवाब दिया। और ये छात्र वो छात्र हैं जो लॉ की डिग्री लिए हुए हैं, और लगातार इसी तरीके से हर एक फील्ड के लोगों से बातचीत जारी रहेगी, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, आम लोग हो, मजदूर हो, सड़क पे चलने वाला कोई रिक्शा चालक हो। लगातार सबकी आवाज पहुंचाने के लिए परफेक्ट खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अब आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि लगातार मेरा हौसला अफजाई करें। जिस तरीके से पहले चैनल पर आप देखते आगे बढ़ाते थे, इसी तरीके से बढ़ाते रहें। और मैं छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट बने, और जो आपके ये अभी बोलने के लिए हो, अगर बोलने के लिए हैं तो आगे चलकर इन्हें अप्लाई भी करें, और इसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।